हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द पार्ट सेकंड। आपका जो ज्योग्राफी है उसका पार्ट सेकंड है। मैंने फर्स्ट पार्ट पहले ही करवा दिया है। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ संसाधन एवं विकास। तो किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी लाइफ को इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से वो हमारे विकास को आगे ले जाते हैं। तो हम कई संसाधनों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था विकास स्तर के आधार पर संसाधन संसाधन उसी के आधार पर ये टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विकसित संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। यानी वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण भी हो चुका है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, उनका पता लग चुका है कि हम इनका यूज कैसे करें, और उनकी गुणवत्ता, जो उनके अंदर क्वालिटी है और उनके अंदर जो क्वांटिटी है, उसका भी निर्धारण हो चुका है। ऐसे संसाधनों को विकसित संसाधन कहते हैं। संसाधनों का विकास टेक्नोलॉजी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। मतलब संसाधनों का अगर विकास आगे होता है तो उस पर डिपेंड करता है कि वो टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको कैसे यूज किया जाए, और उनकी संभाव्यता, उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ के स्तर पर निर्भर करता है कि उसकी संभावना कहाँ कहाँ है, हम उसका यूज किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इनका भंडारण के बारे में। भंडार, स्टोर, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। यानी हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें, जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं, और जो ऐसे मटेरियल जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में। लेकिन हमारे पास एक टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, उन पदार्थों को यूज करने की उपयुक्त प्रौद्योगिकी नहीं है, और उसकी पहुँच से बाहर है, तो भंडार में शामिल है। मतलब ऐसे संसाधनों का हम क्या कर देते हैं, भंडारण कर लेते हैं कि बाद में हमारे पास एक टेक्नोलॉजी विकसित होगी, हम उनका यूज नए संसाधन के रूप में कर लेंगे। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, आपको पता होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज H2O। H2O मीन्स हाइड्रोजन एंड O4 ऑक्सीजन। ओके, तो हाइड्रोजन जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। अगर हाइड्रोजन जो है, अगर उसको जल में से अलग करके, अगर टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर देखा जाए, तो हाइड्रोजन जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर हम यूज कैसे करें हाइड्रोजन का, क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इस स्तर की है ही नहीं, जो डेवलप टेक्नोलॉजी वो है नहीं, इसलिए हम हाइड्रोजन का यूज नहीं कर पाते हैं। इसको भंडारण में ही रखा जाता है। संचित कोष, संचित कोष देख लेते हैं। बॉडी द टर्म यूज, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। ये जो संसाधन है, यह संसाधन संचित कोष के नाम से जो संसाधन है, ये भी भंडार का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। जिनको, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तब हम उसको प्रयोग में लाया जा सकता है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं भंडारण में ही चले जाते हैं, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। लेकिन ये जो संचित कोष हैं, इनका उपयोग हमने आरंभ भी नहीं किया है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यक पूर्ति के लिए किया जा सकता है। ये जो संचित कोष हैं, इनका उपयोग हम कब करेंगे, जब फ्यूचर में इसकी आवश्यकता होगी, अभी आवश्यकता नहीं है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। जो नदियों का पानी है वो बांध बना करके हम उसका प्रयोग विद्युत में कर सकते हैं, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इसका उपयोग विद्युत बनाने में बहुत कम स्तर पर हो रहा है। लेकिन हम बहुत बड़े स्तर पर नदियों का जो जल है उसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने में कर सकते हैं। इस प्रकार बांधों में जल, वन आज संचित कोष हैं। इस प्रकार बांधों में जल और जो वन है, जो हमारे फॉरेस्ट है, वो संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इनका उपयोग हम भविष्य में, जब टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी उस लेवल की, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर यू। अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कुछ संसाधनों की एक सूची तैयार करनी है आपको। आपको अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार, चाहे वो वन हो सकते हैं, चाहे वो जल स्तर हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं जो अभी तक यूज नहीं की गई हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द टेक्नोलॉजी। चलिए आगे टॉपिक है संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के अति आवश्यक है। अब संसाधनों का डेवलपमेंट कैसे होता है? संसाधन, जैसे आपने टाइटल देखा तो उससे कोरिलेट कैसे कर सकते हैं इसको। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जीवन को एक क्वालिटी में, आपने देखा होगा, एक क्वालिटेटिव लाइफ बनाने के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं संसाधन। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है।
ऐसा माना जाता था पहले कि ये जो संसाधन है, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं हमें नेचर ने दिए हैं, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया। यद्यपि जो मानव जाति है उसने इनका उपयोग अंधाधुंध किया क्योंकि प्रकृति ने दिए हैं, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हो गई। अब इनका जब अंधाधुंध, अगर एक रिसोर्सेज के बारे में अगर हम सोचते हैं तो मान लीजिए पेड़ है। अब पेड़ का लोगों ने क्या सोचा, लोगों ने सोचा कि ये तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, इस पर तो किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं है, हम किसी भी तरह का इसको यूज कर सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जो लालच बस हमने ये संसाधन यूज किए तो हमें क्या क्या हानियाँ उठानी पड़ सकती हैं और क्या क्या हानियाँ हम उठा रहे हैं। कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधनों के हास कमी हो जाती है संसाधनों की। कुछ लोगों के जैसे जंगल से लकड़ी काटी मार्केट में बेच रहे हैं, और ज़्यादा लालच हुआ मैं ज़्यादा लकड़ी काटूंगा तो ज़्यादा मुझे पैसा मिलेगा, तो ये लालच है। अब इससे क्या हुआ, संसाधनों का हास होने लग गया, संसाधनों की कमी होने लग गई। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, और संसाधन जो है, जो रिसोर्सेज हैं, वो समाज के कुछ वर्गों ने ही अपने हाथ में ले लिए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। यानी जिससे समाज जो है वो दो हिस्सों में, जिसके पास संसाधन है वो संसाधन संपन्न में यानी अमीर, और जिसके पास संसाधन कम है वो गरीब की कैटेगरी में बट गया है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है। वैश्विक मतलब इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड। संसाधनों के अंधाधुंध जब शोषण से, जब इनका अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो जो वैश्विक परिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, जो हमारा वर्ल्ड वाइड जो इकोसिस्टम है, उसमें भी संकट पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापन, जैसे भूमंडलीय तापन से क्या होता है, जब तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है भूमंडलीय तापन, तो ध्रुवों पर जो आइस है वो ज़्यादा पिघलती है और नदियों में पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। इससे बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है, भूक्षरण ज़्यादा होता है, मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, तो ये सारी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। ओजोन परत अवक्षय, ओजोन परत का अवक्षय होने लगता है जब पेड़ों को ज़्यादा काटा जाएगा, और जो हमारे संसाधन हैं जैसे डीजल पेट्रोल, इनका जब ज़्यादा यूज किया जाएगा तो जो गैसेज हैं वो अधिक अमाउंट में उत्सर्जित होंगी, और जब गैस उत्सर्जित होंगी तो क्या होगा, जो ओजोन परत है जिसका जो स्ट्रक्चर होता है O3, वो अफेक्ट होगी और वो उसका क्षरण होने लग जाएगा, और जिससे परावैंगनी जो किरणें आती हैं पृथ्वी पर, उसका पूरी तरीके से चालन नहीं हो पाएगा। पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि हैं। भूमि निम्नीकरण मैंने भी आपको समझाया था, ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो दिस इज अनदर एक्टिविटी फॉर यू। कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप ये कल्पना करिए कि जब लाइफ से डीजल और पेट्रोल, जितने भी तेल संसाधन है, ये खत्म हो जाए, बाय द वे ये घोषणा हो जाए कि आज से डीजल पेट्रोल खत्म है, ये नहीं मिलेगा, तो आपकी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको लिखना है। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गाँव में एक सर्वेक्षण करें। लोगों से प्रश्न पूछें कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं। मतलब घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट मतलब जो चीज़ें बेकार हो जाती हैं कृषि के बाद में, उनका पुनर्चक्रण, उनको दोबारा हम यूज कैसे कर सकते हैं, तो उनसे इस तरीके के प्रश्न पूछ करके हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है, जो मलबा बचता है कृषि में उसका क्या विचार है, क्या सोचते हैं वो उसके बारे में। अपने परिणामों का समुचित चित्र तैयार करें। कॉलेज मीन्स होता है ग्रुप फोटो जो होता है, आपने देखा होगा, ये वो वाला कॉलेज नहीं जिसमें आप पढ़ते हो, उसका मीनिंग डिफरेंस होता है, COLLEGE होता है, लेकिन यहाँ पर कॉलेज है, ठीक है। तो ये कॉलेज मीन्स होता है ग्रुप फोटो तैयार करना है आपको। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। मानव जीवन को अगर क्वालिटेटिव बनाना है और अगर आपको वर्ल्ड पीस को आगे लेकर के जाना है तो संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। इस संसाधन जो है हमें अच्छी तरीके से बांट करके दिए जाएं। ये तो कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है। अगर कुछ ही व्यक्तियों और कुछ ही देशों द्वारा अगर लगातार संसाधनों का दोहन होता रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो हमारी पृथ्वी का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। इसलिए ये एक योजना होनी चाहिए हमारे पास, ताकि हम इनका अच्छी तरीके से उपयोग कर सकें। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का हिस्सा है। सतत अस्तित्व मतलब अगर हमें लगातार रूप से अस्तित्व में बने रहना है तो ये जो है ये पोषणीय विकास का हिस्सा है। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास होता है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। यानी आपका जो डेवलपमेंट है, आप जो बढ़ रहे हो आगे, उसमें
पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। और जो आज हम विकास कर रहे हैं, इसकी जो प्रक्रिया गुजर रही है, वो आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, कि आने वाली पीढ़ियों को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखें कि हमारे जो आने वाला समाज है, उसको भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से अगर हम संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो कहीं न कहीं हम संसाधनों के दोहन से बच सकते हैं। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ये हुआ था सम्मेलन। इसमें क्या रखा गया था, देख लेते हैं एक बार। जून 92 में 100 जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो में। ये सब लोग लगभग 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 100 से भी अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे इकट्ठे हुए और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, और यहाँ पर जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्याओं का हल था, उसको ढूंढने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में जो नेता एकत्रित हुए थे, उन्होंने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। एक घोषणा पत्र वहाँ पर बनाया गया और उस पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए। और रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई। और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। और 21वीं सदी में जो सतत पोषणीय विकास है, उसके लिए एक एजेंडा बनाया गया और उसको स्वीकृति प्रदान की गई। अब एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 की बात कर लेते हैं। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में, जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के विकास सम्मेलन UNED के तत्वावधान में जो सम्मेलन हुआ था, उसका नाम क्या था? UNCED के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत इसका उद्देश्य था कि जो लगातार जो हमारा भूमंडल है, पृथ्वी है, उस पर लगातार पोषणीय विकास को हासिल करना था। और इसके जो मुख्य जो लक्षण था, इसका जो उद्देश्य था, वो था समान हितों को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक आवश्यकताओं में सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण की क्षति और गरीब और रोगों से निपटना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखी गई थी। और इसका सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य था, वो था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। मतलब प्रत्येक देश जो है वो अपने स्तर पर, प्रत्येक क्षेत्र जो है वो अपने स्तर पर एक एजेंडा 21 तैयार करे। संसाधन नियोजन देख लेते हैं। बॉडी द संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है कि आप किस तरीके से उसको नियोजित कर रहे हो। प्री प्लानिंग, इस तरीके से संसाधनों को प्री यूज करने की प्री प्लानिंग है आपके पास, तो ये रणनीति होती है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ पर संसाधन विविध मात्रा में उपलब्ध हैं, यानी कई तरह के संसाधन यहाँ पर हैं, और यह महत्वपूर्ण भी हो जाता है, महत्वपूर्ण भी है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है। यहाँ ऐसे स्टेट भी हैं कि जहाँ पर एक ही तरह के संसाधनों की कोई कमी नहीं है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है, लेकिन दूसरे तरह के संसाधन भी यहाँ पर कम हैं। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं। कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जो दूसरे स्टेट्स पर आत्मनिर्भर हैं अपनी कमियों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनके पास में जो संसाधन होने चाहिए वो संसाधन उपलब्ध नहीं है। और कुछ ऐसे ही प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट संसाधन होते हैं लाइफ को चलाने के लिए, विकास को आगे गति देने के लिए, उनकी अत्यधिक कमी है। उदाहरणार्थ अगर यहाँ पर एग्जाम्पल से अगर देख लिया जाए तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अगर इन तीन प्रदेशों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार मौजूद हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पानी के संसाधन हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। लेकिन यहाँ पर जो वास्तव में जो चीप डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो पवन और सौर ऊर्जा, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, ये बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है यहाँ, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लेकिन राजस्थान में जल संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। लद्दाख की अगर बात की जाए तो ये शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग अलग पड़ता है। ये अलग थलग पड़ जाता है एकदम। लद्दाख जो प्रदेश पड़ता है हमारा, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यहाँ ये शीत मरुस्थल है, ठंडा रेगिस्तान। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। ये जो प्रदेश है इसमें वास्तव में सांस्कृतिक विरासत में कोई कमी नहीं है, परंतु यहाँ पर जल नहीं है, आधारभूत कमी है, अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय और जो प्रादेशिक और जो स्थानीय स्तर पर जो संतुलित संसाधन नियोजित करने की यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। ये क्रियाकलाप है
अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करनी है आपको। जिन महत्वपूर्ण संसाधनों की आपके राज्य में कमी है उनकी पहचान करनी है। भारत में संसाधन नियोजन यानी प्री प्लानिंग किस तरीके से होती है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है, जिसमें निम्नलिखित पॉइंट है, निम्नलिखित बिंदु हैं, देख लेते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, ये सारी गुणवत्ताएं इसमें शामिल होती हैं। और दूसरा है ये अनुमान लगाया जाता है कि और ये मापन करना कि कहाँ कहाँ किस चीज़ को यूज करना है, किस तरीके की इस चीज़ हमारे पास उपलब्धता में है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, कौशल स्किल है कि नहीं हमारे पास, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होता है। इसमें संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना होता है। यानी कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस है ये बिगड़ ना जाए कि हम कहीं एक एक जो संसाधन हमारे पास अधिक मात्रा में उपलब्ध है उसका हम कहीं अंधाधुंध यूज तो नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की भी जरूरत पड़ती है। स्वाधीनता के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था, उसके बाद संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रयास किए गए। शुरू से ही प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में लक्ष्य रखा गया था 1950 से ही 51 से ही। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक शर्त होती है, आपको पहले से बताया जा रहा है, लगातार बताया जा रहा है। परंतु टेक्नोलॉजी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता ही विकास संभव नहीं है। अगर आपके पास संसाधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं और बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो उनका कोई उपयोग नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। देश में ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में संसाधन है लेकिन फिर भी वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। लेकिन ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पर संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं है लेकिन वो फिर भी कैसे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न है। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न, उपनिवेश का अर्थ। अब ये वाला जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि उपनिवेश होता क्या है। सो कीप वॉचिंग these videos to understand your geography and history. I will explain next part in my next video. So thank you very much.